बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में हर सियासी दल जिताऊ उम्मीदवार की खोज में है और संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर, आज कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट है वो जारी हो सकती है। कई जो बड़े नाम हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक में मंथन किया जा चुका है, आज भी मंथन होना है। तीसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि 5 जो नाम है वो इसमें घोषित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की फिर से बैठक होगी। कांग्रेस आज तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर सकती है। आज कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में करीब 50 नामों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक में गुजरात की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए। आनंद से अमित चावड़ा, छोटा उदयपुर से सुखराम राठवा, साबरकांठा से तुषार चौधरी, राजकोट से परेश धनानी, पंचमहल से गुलाब सिंह चौहान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए करीब 12 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। अमरावती से बलवंत वानखेड़े, नागपुर से विकास ठाकरे, सोलापुर से प्रणीति शिंदे, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, पुणे से रविंद्र धंगेकर, नंदुरबार से गोवाश पाडवी, गढ़चिरौली से नामदेव किरसान, अकोला से अभय पाटिल, नांदेड़ से वसंतराव चौहान और लातूर से डॉक्टर शिवाजी कलके का नाम फाइनल किया गया है। और देखिए, बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बात बनती नहीं दिख रही है। बड़ी खबर यह है कि आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने शरद पवार के आवास पर बैठक बुलाई है। देखना होगा कि आज एमवीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल ऐलान होगा या फिर सस्पेंस बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन एमवीए में भी हलचल है। आज एमवीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। आज सुबह 11 बजे शरद पवार के घर पर बैठक होगी। बैठक में उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटों पर, कांग्रेस 19 सीटों पर, एनसीपी शरद गुट 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल प्रकाश आंबेडकर और राजू शेट्टी का क्या होगा, इस पर सस्पेंस है। देखो, 18 से 19 सीट पर कांग्रेस की तैयारी हम लोगों ने उसी तरह से साइजेबल और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने डिसीजन लिया। हमारी मीटिंग है मुंबई में और उसमें हम डिक्लेयर भी करेंगे। ये तीनों अलायंस मिलकर, शिवसेना और शरद पवार जी का भी हम लोगों ने उसमें, हम लोगों की जो डिस्कशन हुआ था उसमें भी उनकी भी जगह है। एमवीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं फाइनल माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि एनडीए में भी सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो फाइनल हो चुका है और आज ही जो ऐलान है वो हो सकता है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में मंथन का आखिरी दौर चल रहा है। आज सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे एनएससीआई में बैठक होगी। बैठक में शिवसेना के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम शिंदे पार्टी नेताओं को सीट शेयरिंग की जानकारी देंगे। दूसरी तरफ आज ही सुबह 11 बजे राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी एमएनएस के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद राज एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग के संभावित फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 32, शिवसेना 12, एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। राज ठाकरे एनडीए में आते हैं तो उन्हें दक्षिण मुंबई सीट दी जा सकती है। हालांकि राज ठाकरे को ये सीट किस पार्टी के कोटे से दी जाएगी, इस पर सस्पेंस है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा अब हर ओर होने लगी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है और उनके जन्मस्थल को लेकर इस बार विवादित बयान दिया है। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये
मौका था महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक जनसभा का, जहां से शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राउत बोलते बोलते औरंगजेब तक पहुंच गए, जिसके बाद संजय राउत के बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। श्रीमान उद्धव ठाकरे और राउत, महाराष्ट्र में आपकी एक भी सीट चुन के नहीं आ सकती। ये आपकी औकात, अपनी औकात देखकर तो टिप्पणी करे। ये कितनी गंदी बात है। देखो, इसका पूरा जो बदला है वोटर्स लेंगे और 4 जून को जब अपना डिक्लेरेशन हो जाएगा, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब ही ये देश के पंतप्रधान बनेंगे और 2/3 मेजोरिटी से बनेंगे। ये पहली बार नहीं है कि संजय राउत ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का कार्यक्रम बताया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले उन्होंने ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे? दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन केजरीवाल को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। तो ये केजरीवाल खुद ईडी के समन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए कि आप कानून से बड़े नहीं हैं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। ईडी अब केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को, दूसरा समन 21 नवंबर 2023 को, तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को, चौथा समन 18 जनवरी 2024 को, पांचवा समन 2 फरवरी 2024 को, छठा समन 19 फरवरी 2024 को, सातवां समन 26 फरवरी 2024 को, आठवां समन 4 मार्च 2024 को और नवा समन 17 मार्च 2024 को भेजा है। अब सवाल ये है कि क्या आज केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे? हर बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने रखी गई है और इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की छठी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को उम्मीदवार बनाया है। गौतम बुद्ध नगर सीट से समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच बदायूं से उम्मीदवार बनाए जाने पर शिवपाल यादव ने अपनी जगह अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। अखिलेश यादव जब चुनाव पहला लड़े थे तब 26 साल के थे और प्रदेश में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। तो हम चाहते हैं कि युवा आगे आए और युवा शक्ति बहुत मजबूत होती है और ये पक्का है हम इस चुनाव के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और 27 में भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव इन दिनों दिल्ली के जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट है। हाल ही में उनकी ब्रेन सर्जरी की गई। बताया जा रहा है फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। मशहूर आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई है। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन सफल रहा है और सदगुरु पूरी तरह से ठीक है। सदगुरु ने हॉस्पिटल से एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मजाकिया अंदाज में अपनी सेहत के बारे में बता रहे हैं। Neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. But no damaged brain. ईशा फाउंडेशन के मुताबिक सदगुरु को पिछले 3 से 4 हफ्ते से सिर दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद भी वो लगातार काम कर रहे थे। 14 मार्च को उन्होंने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर से कंसल्ट किया। MRI रिपोर्ट में ब्लड क्लॉटिंग की बात सामने आई। 17 मार्च को तकलीफ बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली अपोलो में भर्ती किया गया। फिलहाल सदगुरु जग्गी वासुदेव की सेहत में सुधार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव का फोन पर हाल जाना है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल गुड फ्राइडे की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भले ही बिहार में शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक का तबादला दिल्ली हो गया हो, लेकिन बिहार में छुट्टी पर विवाद अभी भी जारी है।
इस बार बिहार में सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के चलते 29 मार्च को छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से शिक्षकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। होली के त्योहार के चलते परीक्षा की तारीखों में फेरबदल किया गया और अब 25 मार्च को होने वाली परीक्षा 29 मार्च को कराने का फैसला लिया गया। ऐसे में 29 मार्च को निर्धारित गुड फ्राइडे की छुट्टी रद्द कर दी गई। अब 25 मार्च को छुट्टी है कि नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 25 मार्च को बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं, शिक्षक स्कूल जाएंगे कि नहीं, विद्यालय में अवकाश रहेगा या विद्यालय खुला रहेगा, इस पर कोई भी स्पष्ट निर्देश विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के शिक्षकों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई। अब बिहार के शिक्षकों को अवकाश के दिन, गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा लेनी पड़ेगी और एक और छुट्टी के दिन इम्तिहान जबरदस्ती लादा जा रहा है। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के मुरादाबाद के नाम बदलने की जोरदार मांग उठाई है। जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या, वैसे ही उन्होंने मुरादाबाद को माधवनगर करने की बात उठाई है। मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थे। यहाँ उनकी हनुमान कथा चल रही थी। कथा समापन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने कई कारण भी गिनाए हैं। मुरादाबाद माधवनगर में बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। यहाँ श्रद्धा अपार है। बस भारत में बहुत जगहों के नाम बदल दिए गए। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया। इसी प्रकार मुरादाबाद माधवनगर हो जाए, भारत से जातिवाद खत्म हो। मुरादाबाद को माधवनगर करने की मांग के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने लोकसभा चुनाव में सभी से वोट करने की अपील भी की है। साथ ही भारत में जल्द से जल्द राम राज्य की स्थापना की कामना की है। आगे चुनाव है भारत में, सभी से अपील है कि आप जो है वोट जरूर दें, राष्ट्र हित में वोट जरूर दें, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने और जातिवाद भारत का मिट जाए। यही क्रांति लेकर हम पूरे भारत में जा रहे हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में नई अर्जी दी है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो अर्जी है जो अरविंद केजरीवाल ने दी है उसमें लिखा है कि गिरफ्तारी पर रोक की मांग यहां पर केजरीवाल करते हुए नजर आए हैं। तो ईडी की गिरफ्तारी से रोक की मांग केजरीवाल ने की है। जांच में सहयोग के लिए तैयार है केजरीवाल, लेकिन फिलहाल जो अर्जी उन्होंने दाखिल की है हाई कोर्ट में, उसमें गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई है। ये नई अर्जी दाखिल की है केजरीवाल ने हाई कोर्ट में, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो नई अर्जी है इसमें ईडी की गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए। सहयोग के लिए वो राजी है, लेकिन गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक की मांग। दीपक हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, ये नई अर्जी जो है केजरीवाल ने अब दाखिल की है, इसमें जांच में सहयोग की बात तो उन्होंने कही है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कल भी इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई थी। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि वो ईडी के समन को चैलेंज करते हैं, क्योंकि ईडी का जो समन है वो इलीगल है। लेकिन इसके साथ साथ कल सुनवाई में उन्होंने इनके वकील ने एक और बात कही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए कोर्ट से, जिस पर कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी थी। यही वजह है कि एक बार फिर से एक नई याचिका के साथ हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल है और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस बार ईडी के समन पर नहीं, बल्कि ये कहा है कि वो ईडी के समन पर जाने को तैयार जरूर है, लेकिन उनको गिरफ्तारी से, उनकी गिरफ्तारी पर जो जिसकी संभावना अरविंद केजरीवाल लगातार जता रहे हैं, उस गिरफ्तारी पर रोक रहे, उनकी कोई गिरफ्तारी ना हो। और अगर ऐसा होता है, उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, तो ईडी के समन पर वो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज जबकि क्योंकि उनका 9वें समन पर आज उनको बुलाया गया है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल समन पर पूछताछ के लिए जा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की लिस्ट की। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए करीब 50 उम्मीदवारों की कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है। कल भी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। जानकारी आज भी है कि आज भी बैठक होने वाली है और इसके बाद नाम का ऐलान संभव है। दरअसल झारखंड को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और तमिलनाडु को लेकर आज चर्चा बैठक में हो सकती है और इसके बाद लिस्ट सामने आ सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस फुल चुनावी एक्शन में आ गई है। लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन जारी है।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। तीसरी सूची में करीब 50 नाम हो सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की कल बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों पर मंथन हुआ। आज दोपहर फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज बैठक में तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो AICC करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। कल हुई बैठक में गुजरात की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। पार्टी गुजरात के लिए 7 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 5 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर तकरीबन मुहर लग गई है। आणंद से अमित चावड़ा, छोटा उदयपुर से सुखराम राठवा, साबरकांठा से तुषार चौधरी, राजकोट से परेश धनानी और पंचमहल से गुलाब सिंह चौहान को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा मशक्कत महाराष्ट्र के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां 2-2 गठबंधन सहयोगियों से सीट शेयरिंग पर अभी भी फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। संभावित फॉर्मूले के हिसाब से 48 में से 23 लोकसभा सीटें उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 19 तो 6 सीटें शरद पवार की NCP के हिस्से में जा सकती हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये साफ हो गया है कि प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी इस गठबंधन से लगभग बाहर हो गई है। बहरहाल कांग्रेस समेत महाविकास अघाड़ी के सहयोगी ये भरोसा दे रहे हैं कि सीटों पर तालमेल तय हो गया और ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। उससे पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए अपने 12 उम्मीदवारों के नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन 12 में से 10 संभावित उम्मीदवार हैं। बलवंत वानखेड़े को अमरावती, विकास ठाकरे को नागपुर, परिणीति शिंदे को सोलापुर, शाहू छत्रपति को कोल्हापुर, रविंद्र धंगेकर को पुणे, गुवाशा पाडवी को नंदुरबार, नामदेव किरसान को गढ़चिरौली, अभय पाटिल को अकोला, वसंतराव चव्हाण को नांदेड़, शिवाजी कलगे को लातूर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं भंडारा गोदिया से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है, लेकिन अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। 18 से 19 सीट पर कांग्रेस की तैयारी हम लोगों ने उसी तरह से साइजेबल और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। कुछ आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, उसमें से 18-19 सीट जो है वो सीट कांग्रेस को ही लड़ने की है। इस आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। शिवसेना और शरद पवार जी का भी हम लोगों ने उसमें हम लोगों की जो डिस्कशन हुआ था उसमें भी उनकी भी जगह है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने अब तक कुल 82 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट 8 मार्च को आई थी, जिसमें कुल उम्मीदवार 39 थे। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवार तय किए गए थे, जिनमें केरल के 16, कर्नाटक के 7, छत्तीसगढ़ के 6, तेलंगाना के 4, मेघालय के 2, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और लक्षद्वीप के 1-1 उम्मीदवार शामिल थे। पहली लिस्ट में अहम उम्मीदवार राहुल गांधी, जिन्हें वायनाड से, तो भूपेश बघेल को राजनांदगांव से, शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से और केसी वेणुगोपाल को अल्पुड़ा से टिकट दिया गया। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा और यही झलक दूसरी लिस्ट में भी दिखाई दी। दूसरी लिस्ट 12 मार्च को जारी की गई, जिनमें 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। राज्यवार बात करें तो इसमें असम के 12, गुजरात के 7, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 10-10, उत्तराखंड के 3 और दमन और दीव से 1 उम्मीदवार का नाम शामिल था। इसमें अहम चेहरे हैं जोरहाट से गौरव गोगोई, जालौर से वैभव गहलोत, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, पोरबंदर से ललित बसोया और उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल। कांग्रेस कल ही पार्टी में शामिल हुए 2 नेताओं लाल सिंह को जम्मू कश्मीर की डोडा उधमपुर से और यूपी की अमरोहा सीट से दानिश अली को टिकट दे सकती है। बड़ी खबर के साथ दक्षिण भारत में अपना किला मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में बीजेपी का जो गठबंधन है वो फाइनल हो गया है। तमिलनाडु में बीजेपी 6 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में बीजेपी 23 और क्षेत्रीय दल 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के साथ समझौता हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी 25 और देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस 3 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नीरज पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, क्या और जानकारी मिल रही है? गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीएस
3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीएस के लिए सीट भी निर्धारित कर दी गई है, कोलार, हासन, मांड्या, ये 3 ऐसी सीटें हैं जो वोकालिंगा समुदाय से बहुत डोमिनेटेड हैं, बहुत ज्यादा वोकालिंगा समुदाय के वोट बैंक है, और माना जाता है कि जेडीएस की जो सबसे बड़ी पकड़ है वो इसी वोट बैंक पर है, वोकालिंगा और गौड़ा समाज में। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुरानी परंपरागत सीटें कोलार, हासन और मांड्या, ये तीनों सीटें जेडीएस के खाते में दे दी है, और इससे पहले ही उनके देवेगौड़ा जी के जो दामाद थे मंजूनाथ को, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच में कर्नाटक में गठबंधन फाइनल हो गया है, फार्मूला भी तय हो गया है। 25 और 3 के रेशियो में दोनों मिलकर कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे। जी आयुष, ठीक है, बहुत धन्यवाद धीरज तमाम जानकारी देने का आपका। तो 400 पार जो नारा दिया गया है उस पर कोई भी मौका इस बार बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। बिहार की बात करेंगे। बिहार में एनडीए में सीटों का तालमेल लगभग हो गया है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए और लेफ्ट मोर्चा अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आरजेडी संसदीय बोर्ड ने सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला लेने के लिए लालू यादव को अधिकृत किया है। वहीं पप्पू यादव के कांग्रेस में आ जाने से वहां का जो सियासी समीकरण है वो बदल गया है। बिहार में एनडीए में बहार है। 5 दलों वाले एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्दी ही उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन विपक्षी महागठबंधन में उम्मीदवार तो छोड़िए, अभी तक सीटों का तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा। पटना में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा, क्योंकि इस गठबंधन में कई सीटों को लेकर अभी भी मतभेद है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार की 9 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 7 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। इसी तरह वाम मोर्चा भी कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन आरजेडी का प्लान उसे 3 सीटें देने का है। इसके साथ ही बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार सीट पर सुलह नहीं हो पा रही। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार, पूर्णिया से पप्पू यादव, लिहाज और कटिहार से तारिक अनवर को उतारना चाहती है। हालांकि पूर्णिया सीट पर समझौता हो जाने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और पूर्णिया लोकसभा सीट का जिक्र कर ये भी मैसेज दे दिया कि इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया, और मेरा खून है। तो उस ताकत को, बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा, जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना है चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है। पप्पू यादव न सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुए, बल्कि 8 साल पहले जिस जन अधिकार पार्टी को उन्होंने बनाया था उसका विलय भी कांग्रेस में कर दिया। दलील ये दी कि पहले भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ थे और फिर उसी विचारधारा के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में 5 बार सांसद, 1 बार एमएलए, हमेशा साथ रहे। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ, जो ट्रस्ट प्रियंका जी का और जो ब्लेसिंग राहुल जी का मेरे लिए इनफ है, इतना ही काफी है। सर, मुझे राहुल जी और प्रियंका जी के ट्रस्ट ही काफी है। पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में इतना बड़ा मानती है कि उन्हें शामिल कराते वक्त पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये कोई साधारण विलय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विलय है। पप्पू यादव जी, जनाधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं, उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस भले ही मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। उधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस चाहे जिसे साथ जोड़ ले, 40 की 40 सीटें एनडीए ही जीतेगी। महागठबंधन के लोग नेचुरल अलायंस नहीं है और इन लोगों के अपने अपने हिडन एजेंडा है, अपना अपना स्वार्थ है। एक सूत्री अभियान है कि मोदी जी को रोकना। जब निगेटिव एजेंडा लेके चलेगा तो इनका स्वार्थ टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। बिहार में एक भी सीट उनका जीत की स्थिति नहीं बन रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत भले ही जारी है, लेकिन इस बीच आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी संसदीय बोर्ड की पटना में बैठक हुई। एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार, सीट शेयरिंग और नए सहयोगियों को गठबंधन में शामिल कराने के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया। हर पार्टी अपने संसदीय बोर्ड की बैठक करती है,
और बैठक में जो निर्णय होता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पशुपति कुमार पारस को मैं सलाह दूंगा कि आप एनडीए के खिलाफ में बिगुल फूकिए और सब जगह से चुनाव लड़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहला चरण 19 अप्रैल को है। पहले चरण में 4 सीटों गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में वोटिंग होगी। हालांकि राज्य के 2 प्रमुख गठबंधनों सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में से किसी ने भी इन 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। नमस्कार, भाग्य की बात में मैं आपका होस्ट संजीव शांडिल्य त्यागी स्वागत करता हूं। आज आपका भाग बताने के लिए मैं एक बार फिर से आया हूं। आज संवत 2080 में पिंगल नामक संवत्सर चल रहा है। आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की गोविंद द्वादशी तिथि साथ ही 21 मार्च गुरुवार का दिन है। आज ये तिथि सारे दिन रात 1:25 तक रहने वाली है। आज ही आश्लेषा नक्षत्र है, भवकरण है, अमृत सिद्धि योग है। चंद्रमा का राशि संचार रात 1:26 तक कर्क राशि में रहने वाला है। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। यमगंटक योग सुबह 6 बजे से 7:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को करने के लिए या किसी भी नए व्यक्ति से बिजनेस से रिलेटेड किसी काम की मीटिंग के लिए ये दोनों योग ठीक नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं 12 राशियों के भाग्यफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आप जो पिछले 1 साल से भूमि या प्लॉट की तलाश कर रहे हैं, आज उसे फाइनल कर सकते हैं। आज आपकी माता की सेहत भी ठीक रहेगी। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आपके राशिश शुक्र देवता का चंद्र राशि से लाभ स्थान में भ्रमण हो रहा है, इसलिए पिछले दिनों से जिस क्षेत्र में आपको नुकसान हो रहा था उसमें आज लाभ के योग बनते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आप परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जिसमें आपको आर्थिक लाभ होगा। साथ ही किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ जिनसे आपकी अनबन चल रही है वो भी खत्म होने की संभावना है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा का संचार हो रहा है। आज आप अपनी माता के साथ किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपके लिए आज का लकी कलर वाइट होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रहने वाला है। आज आप अपनी पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और पार्टनर के साथ बेवजह के वाद विवाद से बचें। आज आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके या सुनकर ही घर से निकलें। आज आपका लकी कलर मैरून रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का राशि संचार आपकी राशि से लाभ स्थान में होने के कारण आज आपको आपके बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा भाई बहन को प्रमोशन मिलने के भी योग बनते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उनके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति लेकर आ रहा है। जिनका प्रमोशन रुका हुआ है उन्हें ट्रांसफ़र के साथ आज प्रमोशन मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज एजुकेशन से जुड़े जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको प्रमोशन की संभावना बनती है। साथ ही पुलिस और आर्मी डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी इच्छानुसार प्रमोशन होने की संभावना बनती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सावधानी से बिताने का दिन है। सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर सूर्य भगवान को आज आप अर्घ दें, साथ ही मेडिटेशन भी करें। अगर मानसिक तनाव आज ज़्यादा होता है तो किसी नज़दीक के मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक अपने नाम से कराएं। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपकी आज किसी नए कार्य की
व्यापारिक साझेदारी में शुरुआत हो सकती है तथा साथ ही इंटीरियर डेकोरेटर, होटल व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन विशेष सावधानी से बिताना चाहिए, क्योंकि तथा कार्यस्थल पर जाने से पहले आपको मंदिर में जाकर बजरंगबली के विग्रह के दर्शन करने चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रहने वाला है। आज उनको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। कार्यस्थल पर जाने से पहले सरसों के तेल, साथ ही चाय की पत्ती किसी गरीब व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए। तो ये रहा आज का आप सभी का भाग्यफल। भाग्य की बात में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।